गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएससी टीचर। आज आपको एसएसटी में चैप्टर नंबर 24 कराऊंगा, संसदीय सरकार। ठीक है बच्चों, संसदीय सरकार क्या होती है, आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सरकार कई प्रकार की होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी भी सरकार को चुना जा सकता था, फिर भी संसदीय सरकार को चुना गया। इस सरकार में ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण इसे अन्य सरकारों से अधिक महत्व दिया गया। इस प्रकार की सरकार के चुने जाने के कई कारण थे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि संसदीय सरकार क्या होती है। ठीक है बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शन थे कि हम किस सरकार को चुन सकते हैं, लेकिन संसदीय सरकार को ही क्यों चुना गया, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। संसदीय सरकार में वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। अर्थात सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मंत्री व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद विधायिका का विश्वास मत प्राप्त होने तक अपने पद पर बनी रहती है। ठीक है बच्चों, संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति वो मंत्री परिषद में होती है और जिसका नेतृत्व वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का होता है, लेकिन सारे कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार की स्थापना के कुछ गुण तथा कुछ दोष है, आइए इनके बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करें। ठीक है बच्चों, संसदीय सरकार के कुछ गुण दोष भी हैं, उनके बारे में जानते हैं। संसदीय सरकार के गुण। संसदीय सरकार के मुख्य गुण निम्न हैं। मंत्री परिषद के मंत्री संसद के सदस्य होते हैं तथा वे अपने सभी क्रियाकलापों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद तथा संसद सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, जो मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, और अपने सभी क्रियाकलापों के प्रति वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों का अवलोकन करती है और यदि वह किसी एक या एक से अधिक मंत्रियों के कार्यों को अस्वीकृत करती है तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए मंत्रिपरिषद राष्ट्र कल्याण के कार्य करने का प्रयास करती है। ये बच्चों, यदि संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों से खुश नहीं होती तो वो उन्हें अस्वीकृत अगर उन्हें कर देती है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्र के कल्याण के लिए ही कार्य करती है। यह सरकार निरंकुश हो सकती है क्योंकि मंत्रिपरिषद को अपने सभी कार्यों के लिए संसद से सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है, सरकार निरंकुश होती है। ठीक है, क्योंकि उसे अभी अपने सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद को अपने सभी कार्यों के लिए संसद से सहमति प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख किसी भी दल से संबंधित नहीं होता। राष्ट्रपति किसी भी दल का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, सभी सरकारी कार्य इसके नाम से किए जाते हैं, किंतु इसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। यह निश्चित परिस्थितियों में ही कुछ सीमित शक्तियों को धारण करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, मंत्रिपरिषद वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अतः इसकी शक्ति जनता में निहित होती है जो इसे जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। मंत्रिपरिषद बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा बनाई जाती है। अतः यह दल के उस एजेंडे पर कार्य करती है जिस एजेंडे के आधार पर इसे चुना गया होता है। मंत्रिपरिषद वो या तो जिस भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है वो अपनी सरकार बनाते हैं या कुछ दल मिलकर के सरकार का गठन करते हैं और वो अपने एजेंडे पर कार्य करते हैं जिस एजेंडे पर वो चुनाव में जीत कर आते हैं। बच्चों
अब जो है दोष के बारे में, संसदीय सरकार के क्या क्या दोष है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसदीय सरकार के दोष। संसदीय सरकार पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है, इसके कुछ दोष निम्न भी हैं। संसदीय सरकार जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, इसमें कुछ दोष हैं जो कि निम्न हैं। मंत्रिपरिषद बहुत ही शक्तिशाली और कभी कभी निरंकुश हो जाती है, क्योंकि यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से संबंधित होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और यदि इसके कार्य संसद द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार का यह रूप अस्थिर होता है। चुनाव उम्मीदवार तथा राष्ट्र दोनों के लिए अत्यधिक खर्च का विषय होता है। संसदीय सरकार में चुनाव समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है बच्चों, बार बार चुनाव कराए जाने पर जो है बहुत मोटा खर्च होता है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इसमें मंत्रियों को किसी भी समय पद से निष्कासित किया जा सकता है, अतः वे अपने पद पर बने रहने के लिए भ्रष्ट गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, विपक्षी दल सदैव सरकार को गिराने का प्रयासरत रहता है, अतः इस प्रकार की सरकार अस्थिर होती है। मत राजनीति, जिसे गंदी राजनीति भी कहते हैं, संसदीय सरकार का मुख्य पहलू है। इसलिए मंत्रिपरिषद जनसाधारण या राष्ट्र हित को भूलकर अपने वफादार मतदाताओं के कल्याण का प्रयास करती है। अधिकांशतः मंत्री इन मतदाताओं के अनुचित कार्यों को जारी करने का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनके विरुद्ध कार्रवाई उनके वोट बैंक को असंतुष्ट कर सकती है। इस प्रकार शुद्ध राजनीति निरंकुश हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर कोई मंत्री जो है गलत कार्य भी करता है तो सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन लेने से कतराती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को खोने का खतरा रहता है। विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का परिपालन संसदीय सरकार में नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के इन दोनों अंगों का प्रमुख होता है। संसदीय सरकार के गुणों तथा दोषों को विचाराधीन करते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ दोषों के विद्यमान होते हुए भी भारत में यह सबसे उचित प्रकार की सरकार है। इसमें मंत्री परिषद विधायिका तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः यह सरकार का एक उत्तरदायी रूप है। ठीक है बच्चों, संसदीय सरकार जो है इसमें बहुत सारे दोष होते हुए भी, बहुत सारे गुण दोष होते हुए भी इसको जो है सही माना गया है, और हमारे देश में इस प्रकार की सरकार को चुना गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय सरकार के चुनाव का कारण। भारत में विभिन्न धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, वर्गों, जातियों, भाषाओं तथा क्षेत्रों से संबंधित लोग रहते हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन्हें एकता के एक सामान्य बंधन से बांधा जाए। यद्यपि संसदीय सरकार में कुछ दोष विद्यमान हैं, फिर भी यह अपने गुणों के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। संसदीय सरकार सुदृढ़ होती है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद का गठन संसद में प्राप्त बहुमत के आधार पर किया जाता है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है तथा वह मंत्रियों को निरंकुश होने से रोकने के लिए कुछ शक्तियों को धारण करता है। ठीक है बच्चों, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। इसमें बहुत सारे धर्मों को मानने वाले, समुदायों में रहने वाले, बहुत सारी संस्कृतियों को अपनाने वाले, भाषाओं को अपनाने वाले लोग रहते हैं। इन्हें एकता के बंधन में कैसे बांधा जाए, इसलिए इस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है। ठीक है बच्चों, सरकार के अंग। केंद्र में शासन करने वाली सरकार केंद्रीय या संघीय सरकार कहलाती है। ये ध्यान रखें बच्चों, केंद्र में जो शासन करती है वो केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार कहलाती है, और जो राज्य में शासन करती है वो राज्य सरकार कहलाती है। सरकार के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं: कानून बनाना, कानून को कार्यान्वित करना तथा न्याय प्रदान करना। ये 3 सरकार के जो है महत्वपूर्ण कार्य है: कानून बनाना, कानून को कार्यान्वित करना तथा न्याय प्रदान करना। हम सरकार के कार्यों को उसके अंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।
अब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि विधायिका क्या होती है। विधायिका में देश के कानून निर्माण करने की शक्तियां निहित होती हैं। केंद्र में विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा संसद आते हैं। विधायिका में देश के कानून निर्माण करने की शक्तियां विद्यमान होती है, यानी कि जो विधायिका के अंदर, इस तरह से सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि विधायिका में कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। संसद का कर्तव्य होता है कि वह लोगों की आकांक्षाओं तथा राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर कानून बनाए। यह राष्ट्र तथा नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी करती है। ठीक है। जो विधायिका होती है ये जो है लोगों की समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है और राष्ट्र तथा नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर भी संसद में जो है चर्चा होती है। कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है बच्चों। कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानूनों का कार्यान्वयन करे। इसके मंत्रीगण विभिन्न विभागों जैसे वित्त, रक्षा, विदेश, संचार आदि के प्रमुख होते हैं। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि उनका कोई कार्य संसद द्वारा समर्थन नहीं पाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद को त्यागना पड़ता है। ठीक है बच्चों। न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय तथा जिलों के निम्न न्यायालय सम्मिलित होते हैं। न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय इसमें शामिल होते हैं। यदि कानून से संबंधित कोई विवाद उठता है तो उस मामले को न्यायालय में ले जाया जाता है, जो यह निर्णय लेता है कि यह कानून संविधान के अक्षर से है या नहीं है। ठीक है। कार्यपालिका का निर्णय विधायिका और कार्यपालिका को भी मान्य होता है। न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वो विधायिका और कार्यपालिका को भी मानना होता है। अगर कोई संगठन जो है किसी कानून से असंतुष्ट है और वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है उसकी जांच करता है कि ये संविधान के अनुरूप बनाया गया है या नहीं। अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं बनाया जाता तो उसको जो है वहीं उस पर बैन लगाया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ठीक है। ये न्यायपालिका को शक्ति प्रदान है हमारे संविधान में। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए परस्पर सहयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार जो सरकार के 3 अंग हैं ये सरकार को चलाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।